दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम आपके लिए क्लास लेके उपलब्ध हैं और ये क्लास है जीके जीएस का। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का। हिस्ट्री स्पेशल का ये क्लास होगा। हिस्ट्री स्पेशल में हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे। कंप्लीट हिस्ट्री देखेंगे जिसमें प्राचीन भी होगा, मध्यकालीन भी होगा और आधुनिक भी होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्लास में आधुनिक भारत को खत्म करेंगे। आधुनिक भारत को इसलिए खत्म करना जरूरी है क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी सेक्शन से आएगा तो होता है आधुनिक भारत। आधुनिक होता है। अब आधुनिक को खत्म करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आधुनिक खत्म करने के बाद हम लोग प्राचीन पढ़ेंगे। अब प्राचीन के खत्म होने के बाद हम लोग मध्यकालीन पढ़ेंगे। अच्छा, आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर ये क्लास जो है किसके लिए रिलेवेंसी रखेगा, किसके लिए फायदा पहुंचाएगा, किस एग्जाम को टारगेट करके ये कोर्स तैयार किया गया है। तो आइए उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस एग्जाम को हमने ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को तैयार किया है। तो सबसे पहले हम जो है इस कोर्स को अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो हम बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो अभी आया है, सचिवालय और जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम हैं, उन सब में जहां भी जीके जीएस आता होगा, जहां भी हिस्ट्री आता होगा, उन सब एग्जामों में ये कारगर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये दावा मैं क्यों कर रहा हूं, तो ये सुन लीजिए। क्योंकि मैं इस कोर्स में जो भी टॉपिक डील कर रहा हूं उसको जीरो से लेकर जीरो टू हाई लेवल तक का मैंने तैयार किया है। इससे ज्यादा ना तो एग्जाम में आपसे पूछेगा और ना आपको जानने की जरूरत है। देखिए, एक बात आपको यहां पे ध्यान से समझना होगा कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव जो आप पेपर दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहां पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना होता है कि हमें छोड़ना क्या है, हमें क्या स्किप करना है, स्किप क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्किप करने का आपको कला नहीं पता है, स्किप करना नहीं जानते, छोड़ना नहीं जानते आप, तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि ये अथाह समुंदर है बच्चों, और इस समुंदर में गोता लगाना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना गोता लगाना है। अगर आप ये नहीं जानते हो कि कितना अंदर जाना है तो आप बॉन्डर में फंस जाओगे, क्योंकि जीके और जीएस का कोई अंत नहीं है। मैं कितना भी अंदर लेके जा सकता हूं और आपको फिर परेशानी शुरू होगा कि एग्जाम नहीं निकलेगा। नॉलेज तो होगा लेकिन एग्जाम नहीं क्रैक होगा आपका। तो हमें उस सेलेक्टिव टॉपिक्स को, उन सेलेक्टिव चीजों को ही यहां रखना होगा जो हमारे एग्जाम के लिए कारगर हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक होगा हमारा
यूरोपीय कंपनियों का आगमन, क्योंकि मॉडर्न यहीं से शुरू होता है, यूरोपीय कंपनी के आगमन से। तो आइए हम देखते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन को। यूरोपीय कंपनी के आगमन को आप देखेंगे यहाँ पे, तो यूरोपीय कंपनी के आगमन में सबसे पहले कोई कंपनी भारत में इंटर करती है तो वो है पुर्तगाली, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। इन सब का मोटिव एक ही था, वो था व्यापार। इन सब का मोटिव क्या था? व्यापार, यानी ट्रेड। ट्रेड ट्रेड करना चाहते थे ये, और ट्रेड का मतलब व्यापार करना चाहते थे। शुरू में इनका मोटिव यही था कि हम जाएंगे भारत में और व्यापार करेंगे। धीरे धीरे इनका मोटिव बदलने लगा और भारत में इन्होंने शासन करने का मन बना लिया और धीरे धीरे भारत को अपने गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया और हमें गुलाम कर दिया। और गुलाम करने वाली एक ही कंपनी है जो है अंग्रेज। धीरे धीरे इस कंपनी ने सारी कंपनियों को खत्म कर दिया और अपना एक छत्र राज स्थापित कर लिया। तो अंग्रेज को भी आप देखेंगे कैसे इन्होंने भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करके पूरे भारत को गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया। लेकिन शुरुआत हम कहां से करेंगे? पुर्तगाली से करेंगे। तो आइए हम पुर्तगाली को देखते हैं कि पुर्तगाली भारत में क्या क्या किया और कैसे कैसे उन्होंने किया। तो देखिए, पुर्तगालियों का आना भारत में कैसे हुआ और क्यों आने की जरूरत पड़ गई इनको। क्या इससे पहले भारत से व्यापार नहीं होता था? तो बिल्कुल व्यापार होता था भारत से। इस यूरोप वाले एरिया से, यहां भारत है, इस भारत से व्यापार होता था स्थल मार्ग से, जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट कहते थे हम लोग। और इसी रास्ते स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था भारत का यूरोप से। और व्यापार किस चीज का होता था? तो मसालों का होता था दोस्तों। मसालों का व्यापार करते थे ये लोग, खासकर गरम मसाला। गरम मसालों का व्यापार इसलिए करते थे कि यूरोप का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है बच्चों, वो कैसा है? ठंडा है। और ठंडे जगहों पर गरम चीजों का उपयोग होता ही होता है। हम लोग अपने खाने में या रोजमर्रा के भोजन में गरम मसालों का डेली यूज नहीं करते हैं। जब स्पेशल कुछ बनाते हैं तभी हम गरम मसाला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे गरम मसाला आम बात है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड होने की वजह से गरम मसालों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। तो खासकर मसालों का व्यापार में इनका इंटरेस्ट ज्यादा था। तो अब यहां से सिल्क रूट के रास्ते ये आते और यहां से सामान लेके चले जाते। लेकिन यहाँ पे जो सिल्क रूट वाला रूट था, इस रूट में अरब वासी रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? फिर से आप देखिए, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये तो पीपीटी आपको मिल जाएगा, इसका तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर तैयार है उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन साथ साथ लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको कहानी समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे अरब वासी रहते थे, अरब के लोग रहते थे। और अरब वासियों से इनका झगड़ा हो गया, यूरोप वासियों का, यूरोप के लोगों का अरब से झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद ये अरब वासी अब भारत जाने नहीं देते थे स्थलीय मार्ग से। जब ऐसा नहीं होता था तो समस्या शुरू हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, अब क्या करें। अरब वासी यूरोप के लोग ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब इनको जरूरत पड़ा कि एक नया रास्ता खोजा जाए। तब इन्होंने एक रास्ता खोजा समुद्री मार्ग से, जो कि भारत तक पहुंचता था। और ये रास्ता ये था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, देखिए जैसे मैं पेन को चला रहा हूं इस तरह से यहाँ ये पहुंचे हैं। अब यहाँ पे जब ये पहुंचे तो यहां से इन्होंने मसालों का खरीदा और ले जाके फिर यूरोप में बेचा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक व्यक्ति था बार्थोलोमियो। बार्थोलोमियो जो भारत के लिए खोजने के लिए निकला, लेकिन वो खोज नहीं पाया। वो केप ऑफ गुड होप तक आया। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप तक आया और केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया, क्योंकि उसको मिला नहीं भारत जाने का रास्ता, तो वापस चला गया। फिर एक व्यक्ति आता है और कोलंबस, दूसरा व्यक्ति निकलता है कोलंबस। कोलंबस जब निकला 1492 ईस्वी में, दोस्तों 1492 में कोलंबस निकलता है भारत खोजने के लिए। लेकिन गलती से वो क्या खोज देता है?
अमेरिका खोज देता है। और अमेरिका खोज देता है तो अमेरिका की खोज हम इसीलिए हम याद करते हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया? 1492 में कोलंबस ने किया। तो याद रखिएगा आप लोग भी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। तब भी भारत नहीं मिलता और भारत अभी भी इन यूरोपियों से अछूता था। तब क्या हुआ? तब एक व्यक्ति वहां से निकलता है, वास्को डिगामा। बारी आती है वास्को डिगामा की। और वास्को डिगामा यहां से 1498 में वास्को डी गामा निकलता है और 1498 में यहां से निकलता है और कहां पहुंचता है? 1498 में निकलता है और यहां केप ऑफ गुड होप तक तो पहुंच जाता है, क्योंकि पहला व्यक्ति जो आया था बार्थोलोम्यू डियाज, ये केप ऑफ गुड होप तक, उसने उसको केप ऑफ गुड होप का रास्ता बता देता है, लेकिन यहां के बाद वो आगे नहीं जा पाता। तब तक क्या होता है कि यहाँ पे एक गुजरात का पथ प्रदर्शक गाइड अब्दुल मनीद नाम से एक व्यक्ति है, वो मिल जाता है और उससे वो ये बोलता है वास्को डिगामा कि क्या तुम मुझे भारत ले जाओगे? वो कहता है बिल्कुल ले जाएंगे। और वो तैयार हो जाता है भारत लेने के लिए और उसी के जहाज के साथ अपना जहाज उसके पीछे पीछे लेकर 14 मई 14 में 1498 को कालीकट बंदरगाह पर, देखिए यहाँ पे लिखा है मई 1498, कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचता है? वास्को डिगामा पहुंचता है। वास्को डिगामा पहुंच जाता है और यहां पहुंच के वो यहाँ के तत्कालीन शासक किससे मिलता है? जमोरिन से मिलता है। तो यहां तक आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यूरोपीय भारत समुद्री मार्ग से क्यों आए थे, क्योंकि यहां का रास्ता बंद हो गया था। ये मैप को लगाने का और समझाने का मेरा यही मोटिव था कि आप ये समझ जाइए कि ये इधर से क्यों आए। तो इस तरह से 1498 में वास्को डिगामा यहां पहुंचता है। अब आगे चलेंगे हम लोग। तो यहां देखिएगा, मैंने यहां स्लाइड में लगा दिया है कि 1498 में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया। ठीक है। उसके बाद गुजरात के पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की मदद से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग आगे, तो देखिएगा उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन था। इसके पानी का जहाज, किसके पानी का जहाज? वास्को डिगामा के पानी का जहाज का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, याद रखना। दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो जिस जहाज से वो आया था वास्को डिगामा, उस जहाज का नाम क्या था? साओ गैब्रियल। फिर 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। यह स्थापना भारत में नहीं होता है, भारत में नहीं, कहां पे होगा? पुर्तगाल में। कहां पे होगा? पुर्तगाल में दोस्तों, पुर्तगाल में स्थापना होगा। और 1499 में वास्को डिगामा काली मिर्च लेकर वापस लौट जाता है। यानी 1498 में आता है, कुछ समय बिताने के बाद वो काली मिर्च, ब्लैक पेपर लेकर कहां पहुंच जाता है? वापस पुर्तगाल चला जाता है। और पता है पुर्तगाल जाने के बाद वो क्या करता है? इसको 60 गुना मुनाफा होता है इस काली मिर्च से। 60 गुना का मतलब समझ रहे हैं? 10 रुपया में खरीदा और 600 रुपया में बेचा। 600 रुपया में बेच रहा है वो, आप समझ रहे हो? ऐसा अगर आपको भी पता चल जाए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 60 गुना मुनाफा देने वाला है, तो आप भी, हमको लगता है कि सारा काम धाम छोड़ के लग जाएंगे उस वस्तु के व्यापार में। यही रीजन था कि उन 5 कंपनियों को जो इसके बाद आए हैं, जैसे पुर्तगाली के बाद डच आए, अंग्रेज आए, इनको ज्यादा तवज्जो मिला कि भाई 60 गुना मुनाफा, हमें भी व्यापार भारत से करना चाहिए। और इस तरह से ये लोग जो है 1498 में वास्को डिगामा काली मिर्च लेकर लौट जाता है। 1502 में, यहां पे देखिएगा, 1502 में वास्को डिगामा भारत फिर आया और फिर से वो सामान वामान लेके वापस लौट गया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। अब फैक्ट्री की बात आए तो मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, यहाँ पे फैक्ट्री होता क्या है एक्चुअली। देखिए, फैक्ट्री बोल लीजिए, दुर्ग बोल लीजिए, किला बोल लीजिए, ये सब एक ही बात है। अलग अलग कंपनियां आई हैं और अलग अलग तरह से
इन्होंने नाम दिया है। एक्चुअली ये होता क्या था, ये एक स्थान होता था, जैसे आप देख रहे हो पीछे पिक्चर में, फोटो में बना हुआ है, एक जगह होता था, एक घर होता था, जिसमें एक कच्चे माल को खरीद कर भारत के बाजारों से कच्चे माल को खरीद कर यहाँ स्टोर करते थे और जरूरत पड़ने पर कहाँ भेज देते थे, अपने देश में वापस भेज देते थे। एक फैक्ट्री इस तरह का होता। फैक्ट्री का मतलब ये मत समझ लेना आप कि यहाँ पे ये उस किसी चीज का निर्माण कर रहे थे, निर्माण से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है स्टोरेज से, लेकिन ये उसको क्या कहते थे, फैक्ट्री कहते थे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो आंसर होगा कोचीन। कब खोली थी, तो 1503 में खोला था। अच्छा, पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री कब खोली, 1505 में, और कहां पे, कुन्नूर में, कुन्नूर में खोला था दूसरा फैक्ट्री। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे में देखिएगा अब क्या हुआ, यहां तक तो बात हो गई, लेकिन अब पुर्तगालियों ने पहला पुर्तगाली गवर्नर, पहला गवर्नर ऑफ पुर्तगाल बना के किसको भेजा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। किसको भेजा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कब से कब तक था, 1505 से 1509 तक भारत में रहा। और भारत में इसने क्या किया, भारत में इसे किस लिए जाना जाता है, तो भारत में अल्मेडा को अरब सागर में नीले जल की नीति के लिए जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किस व्यक्ति ने नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, आपका आंसर होना चाहिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा ने भारत में सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था। अब ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रकाश डाल दूं कि एक्चुअली ब्लू वाटर पॉलिसी था क्या। तो ब्लू वाटर पॉलिसी था, तो आप इसको देखेंगे, अगर भारत के मैप को देखेंगे आप, कुछ इस तरह से है, तो यहां पे आपको मिलेगा अरब सागर। इस अरब सागर वाले क्षेत्र में उन्होंने क्या किया कि अरब सागर वाले क्षेत्र में घोषित कर दिया कि अरब सागर के क्षेत्र में यानी पानी में किसी को आना है तो किससे परमिशन लेना होगा, पुर्तगालियों से परमिशन लेना होगा। पुर्तगाली जब परमिशन देंगे तभी अरब सागर में कोई पानी वाला जहाज लेके आ सकता था। क्योंकि देखिए क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि इस बात का इनको डर है कि कहीं ना कहीं जैसे हम लोग भारत में आ गए और आके यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया, वैसे दूसरा कंपनी भी आ जाएगा और व्यापार करना शुरू कर देगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दिया। अगला कदम क्या उठाया इन्होंने, पुर्तगालियों ने खुद को सागर का स्वामी घोषित कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम सागर के स्वामी हैं, यानी अरब सागर में हमारा ही दबदबा रहेगा, हमारा ही चलेगा। और क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जैसे हम लोग आके यहाँ पे कंपनी स्थापित कर ले रहे हैं, फैक्ट्री बना लिए और व्यापार करना शुरू कर दिए, दूसरे को पता चलेगा तो वो भी आ सकते हैं। इसलिए पहले ही क्या करो, कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस लगाओ ताकि वो लोगों को परमिशन लेना पड़े, हमसे परमिशन मांगना पड़े। ये बात तो हो गई। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आगे हम देखेंगे क्या हुआ है। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं बैकग्राउंड इसका। तो देखिए इसका जन्म फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ना पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इसका जन्म 1450 में पुर्तगाल में हुआ था। मृत्यु 1 मार्च 1510 को दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप के पास हो गया। उपाधि पुर्तगालियों का पहला वायसराय था ये। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था, फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगाली। तो आप क्या जवाब देंगे, आपका जवाब होना चाहिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। गवर्नर वायसराय मैंने यहां स्लैश में लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं होना है। आपसे हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए पुर्तगालियों का पहला वायसराय या गवर्नर, दोनों में से कोई एक यूज कर ले कि वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, तो दोनों एक ही है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा आगे देखेंगे, भारत में इसका भारत आगमन कब हुआ था, 1505 में आया था भारत में। 1505 से 1509 तक रहा था, मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है। तो ये आप ये स्लाइड ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे क्या किया इसने, आगे देखेंगे थोड़ा सा ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया, जिसके अंतर्गत पुर्तगालियों ने समुद्री शक्ति के द्वारा भारत में प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनका मोटिव यही था कि हम अपना प्रभुत्व पहले स्थापित कर ले ताकि कोई भी दूसरी कंपनी आए तो उस पर हम नियंत्रण कर सके। इसका उद्देश्य था कि पुर्तगाल का नियंत्रण समुद्र पर हो, जिससे
वह व्यापार और राजनीतिक पर असर डाल सके। मतलब क्या हुआ कि इनका मोटिव ये था कि भाई पुर्तगाल का अगर यहां कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी यूरोप के देशों के साथ भी ये डील कर सकते थे और व्यापार में भी नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। 1509 ईस्वी में उसने दीव की लड़ाई, बैटल ऑफ दीव, पुर्तगाल की जीत हुई, सुनिश्चित हुई। यह लड़ाई मिस्र, गुजरात के सुल्तान संयुक्त बड़े बेड़े के बीच हुई थी। मतलब बैटल ऑफ ल्यू हुआ जिसमें पुर्तगाली और मिस्र, गुजरात के सुल्तान संयुक्त रूप से लड़े और जिसमें पुर्तगालियों का विजय हुआ और पुर्तगाली यहां से भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। यह जीत भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का स्थापित करने का निर्णायक रहा और इस जीत के बाद इन्हें पता चला कि हम भारत में अपना शक्ति स्थापित कर सकते हैं। तो ये घटनाएं, 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। इसके आगे चलेंगे, इसके आगे देखेंगे क्या हुआ। अब आता है दूसरा गवर्नर पुर्तगाली का। पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर आता है और दूसरा गवर्नर क्या करता है वो देखिएगा। तो दूसरा गवर्नर था, उसका नाम ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहां ध्यान रखिएगा, सेकंड गवर्नर कौन है? अल्फांसो। आप बस अल्फांसो भी याद रखेंगे तो काम चलेगा। अल्फांसो है दूसरा गवर्नर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाल का एक प्रसिद्ध सेनानायक और प्रशासक था। उसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक थोड़ा सा कहानी है। तो पहले देख लेते हैं इसका जन्म। 1453 में इसका जन्म होता है, मृत्यु 1515 में गोवा भारत में ही हो जाता है। भारत में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जो कब से कब तक था? 1509 से 1515। पिछला वाला गवर्नर जो था अल्मीडा, उसका कार्यकाल था कब से? 1505 से 1509 और इसका कब से कब है? 1509 से 1515। याद रखिएगा आप लोग, ये आपको याद होना चाहिए। पहला ये था, दूसरा ये है। तो 1509 से 1515 तक इसने भारत में शासन किया एज ए गवर्नर या वायसराय के रूप में। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। इसने क्या किया, एक बात यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको अभी बताया है कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब यहां ध्यान दीजिएगा, पता चलेगा। भारत में सत्ता का शुद्धिकरण करना। उसने 1509 में गवर्नर का पद संभाला और पुर्तगाल की शक्ति को केवल समुद्र तक सीमित न रखकर स्थलीय क्षेत्र में भी विस्तार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि अब तक आप देखेंगे पुर्तगाल को, तो पुर्तगाल जो है वो केवल और केवल समुद्री ताकत तक सीमित था। समुद्री ताकत बस थी उसके पास, समुद्री शक्ति थी। लेकिन अब इसके आने के बाद स्थलीय शक्ति में भी परिवर्तित हो रहा है। ये इट इज अ चेंज फॉर दिस, चेंज हो रहा है। स्थलीय पावर में भी, स्थलीय शक्ति में भी इनका दबदबा है। और कैसे दबदबा ना? 1510 में गोवा का विजय ये सुनिश्चित कर देता है कि अब पुर्तगाली जो है किसी स्थलीय शासक को भी हरा सकते हैं, भारत के राजा को भी हरा सकते हैं। यहां देखिएगा, गोवा को उसने बीजापुर के सुल्तान से छीन कर पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया और बाद में यह पुर्तगालियों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। देखिए, ये चेंज बहुत बड़ा चेंज था, छोटा मोटा चेंज नहीं था। तो ये चेंज एक पुर्तगालियों को ताकत दिया और पुर्तगालियों को पूरा स्टेबल करने में मदद किया कि अब पुर्तगाली जो है भारत में क्या कर सकते हैं, अब राजाओं को भी, यानी जो राजा हैं लोकल्स, जो किंग हैं, उनको भी हरा सकते हैं। यह स्थापित हो गया। उसके बाद इसने रुका नहीं। 1511 में देखिए क्या किया इसने। 1511 में मलेशिया को जीतकर दक्षिण पूर्व एशिया के पुर्तगाली वायसराय को व्यापार का मार्ग खोल दिया और यहां चीन और जापान तक पुर्तगालियों के व्यापार का द्वार बन गया। मलक्का पर भी विजय स्थापित कर लिया। उसके बाद 1515 में हरमुज पर नियंत्रण किया, हरमुज पर अधिकार किया। तो आगे चलेंगे। हरमुज को 1515 में इसने पुर्तगालियों को अरब व्यापार मार्ग पर प्रभुत्व मिल गया, तो हरमुज पर भी अधिकार कर लिया दोस्तों।
उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे वैवाहिक नीति। इसने क्या किया, कुछ धार्मिक नीतियों को भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सैनिकों को और स्थानीय महिलाओं के बीच विवाह करने को प्रोत्साहित किया। मतलब कह रहा है कि भारतीय गर्ल से जो है, भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली क्या करें, विवाह करें। भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली क्या करें, विवाह कीजिए, ताकि आपको क्या करना हो, समाज का निर्माण करना आसान हो जाए, स्थानीय उपनिवेश समाज का निर्माण हो जाए। उसने ईसाई धर्म का प्रसार करने की कोशिश की और कभी कभी स्थानीय मंदिरों मस्जिदों को नुकसान भी पहुंचाया। पूरा का पूरा कंट्रोल लेने के चक्कर में पड़ गया, ये पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए था इसको। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे देखेंगे तो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली समाज का वास्तुकार भी कहा जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली समाज का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन द ईस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने पूरे, आप देखेंगे ध्यान से तो इसने सब कुछ किया, यानी स्थलीय क्षेत्र को जीता, फिर इसने जगह जगह के व्यापार शुरू करवाया, इसने वैवाहिक जीवन यानी धार्मिक कर्मकांडों में भी हस्तक्षेप किया, मंदिर मस्जिद तोड़े, फिर इसने शादी के लिए भी इंसिस्ट किया, अपने धर्म का प्रचार भी कर रहा है, हर तरीके से एक निर्माण कर रहा है ईसाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर रहा है। इसीलिए कहा गया पुर्तगालियों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार कर रहा है, एक एम्पायर खड़ा करना चाहता है, इसीलिए इसे कहा गया आर्किटेक्ट ऑफ द पुर्तगीज एम्पायर इन द ईस्ट। ईस्ट में पुर्तगालियों का एक साम्राज्य स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। उसने हिंद महासागर में पुर्तगाली साम्राज्य का नींव मजबूत कर दिया। आगे चलेंगे, आगे क्या हुआ, अब देखिए थर्ड गवर्नर आता है पुर्तगालियों का, उसका नाम था नुनो डी कुन्हा। क्या नाम था, नुनो डी कुन्हा। यह पुर्तगाली शासक था जो भारत में पुर्तगाल का 7वां गवर्नर था, पुर्तगालियों का 7वां गवर्नर था। आप सोच रहे होंगे सर जी अभी तक आपने तो फर्स्ट बताया, सेकंड बताया और एक ही बार थर्ड के रूप में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि ये 7वां है। जी हाँ बच्चों, मैं ये होशो हवास में ही लिखा हूं, कोई मिसप्रिंट नहीं है। 7वां गवर्नर तो था ये पुर्तगाली का, लेकिन जो इससे दूसरे के बाद जो और आए 3 4 5 6 7 तक, 7वां तो ये था 6 तक, उन्होंने कुछ भारत में ज्यादा किया ही नहीं, बस यूं ही आए और व्यापार करते रहे और चले गए। लेकिन ये आया तो कुछ बदलाव किया, इसीलिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने आपको पहले ही क्लास में बोला था कि हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं। हमें बहुत कुछ नहीं जानना है, लेकिन उतना जरूर जानना है जो एग्जाम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो देखिए ये तो ऐसे तो 7वां है, लेकिन तीसरा गवर्नर भारत में है जिसने कुछ बदलाव किया है। तो ये इसका कार्यकाल है 1529 से लेकर 1529 तक बना, 38 तक रहा। इसने 1529 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद पुर्तगाली का सत्ता संभाला और सत्ता संभालने के बाद क्या क्या बदलाव करता है, तो आइए देखते हैं। इसने क्या किया, इसने नीनो डी कुन्हा ने कुन्हा का मुख्यालय प्राचीन कोचिन में था। इसने पहले जो मुख्यालय था वो कोचिन हुआ करता था, इसके मतलब इसके ना आने से पहले, और उसके बाद इसने 1530 में कोचिन से मुख्यालय को बदल के कहां स्थापित कर दिया, गोवा में स्थापित कर दिया। अब इसका मुख्यालय कहां था, गोवा बना दिया। गोवा में इसने 1530 में अपना मुख्यालय स्थापित किया। उसके बाद 1530 में इसने वसीन यानी वसई पर अधिकार किया और उसको मजबूत किले के रूप में बदल दिया। 1534 में इसने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से संधि करके वसीन और दमन पुर्तगाल के अधीन कर लिया। इसने भी क्या कर लिया, गुजरात वाले क्षेत्र को जीतकर पुर्तगालियों के अधीन ला दिया।
आगे चलेंगे। अब देखिए उसने उसने शासन काल में, यानी नीनो डी कुन्हा के शासन काल में क्या हुआ, पुर्तगालियों का प्रभाव पश्चिमी तट तक मजबूत हो गया। यानी पश्चिमी तट की मैं बात कर रहा हूं तो ये देखिए, ये भारत है और ये है इसका पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, और ये है पूर्वी तट। अब देखिए पश्चिमी तट पे पूरा आप देखें इधर वाले क्षेत्र में पूरा पुर्तगालियों का दबदबा है, ये बहुत बड़ा बात है। 1538 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाल वापस चला गया क्योंकि इसको बुला लिया गया, इसको बुला लिया गया। संक्षेप में नीनो डी कुन्हा के समय पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सत्ता को अस्थायी रूप से मजबूत किया और गोवा को राजधानी बनाकर साम्राज्य का केंद्र स्थापित किया। तो ये नीनो डी कुन्हा का योगदान रहा। आगे चलेंगे। अब उस समय भारत में क्या हो रहा था, उस समय भारत में अलग अलग क्षेत्रों में क्या चल रहा था तो वो भी देख लेंगे। तो 1529 में नीनो डी कुन्हा भारत का 7वां पुर्तगाली गवर्नर बना, वैसे तो थर्ड है लेकिन ऐसे 7वां कहेंगे। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बाबर का कार्यकाल आप ध्यान दीजिए भारत में 1526 से शुरू होता है और 1530 तक चलता है। इस 4 साल में बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं और चारों का चारों लड़ाई जीत गया है। तो बाबर का ये था, उसका पुत्र हुमायूं मुगल सम्राट बन गया। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाल की राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित करता है। 1531 में 1534 तक गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को पुर्तगालियों के बीच संघर्ष हुआ। तो ये कुछ उस समय भारत में चलने वाले उस समय कुछ ऐसा सिनेरियो था भारत का। अब आते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। तो यहां तक की कहानी हो गई दोस्तों। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा है और आप देख के हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या और बदलाव किया जा सकता है, इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और इस वीडियो के देखने के बाद इससे संबंधित पुर्तगालियों से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, एमसीक्यू मैं कराऊंगा। उसमें लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे जो इसी पीपीटी पे संबंधित होंगे। तो इसीलिए इस पीपीटी को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा या प्रिंट निकाल लीजिएगा, जो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स का फी बच्चों है 199। आप सोच रहे होंगे सर जी फी जो है 199 क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं बच्चों कि देखिए पीडीएफ क्रिएट करने में, पीपीटी क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगता है और इसके लिए हमने एक आपसे सहयोग के रूप में हमने 19 का चार्ज रखा है। और जो लोग इस पेमेंट को कर देंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे, उनको मैं पीडीएफ, फ्रेश पीडीएफ, जैसे इसमें तो लिख के आ रहा है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फ्रेश पीडीएफ आपको उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो क्वेश्चंस एमसीक्यू आएगा 70-80 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे हर टॉपिक से, उस क्वेश्चन का भी पीडीएफ उनको मिल जाएगा। अच्छा, 199 में आपको पूरा हिस्ट्री, फुल हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। सारा पीडीएफ आपको मोबाइल पे मिलता जाएगा, सारा एमसीक्यू भी मिलता जाएगा 199 में। और ये इसलिए बस रखा गया है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा हमें भी सहूलियत हो। अच्छा, और एक और बात यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि केवल मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न तीनों सेक्शन 199 में सम्मिलित है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूं, जो लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग मुझे करना है, सर से मुझे मेरे द्वारा उन्हें ऑफलाइन पढ़ना है, तो वो मेरे कोचिंग में जीके जीएस एकेडमी आरा में मेरा कोचिंग है, जीके जीएस एकेडमी के नाम से, जिसका एड्रेस है महाराजा हाता गली नंबर 2 आरा। आप यहाँ आ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कॉल के भी नंबर यही है और व्हाट्सएप पे बात करना है तो यही नंबर है। तो आप मेरे द्वारा ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये पीपीटी, बहुत अच्छा लगा होगा कोर्स। और आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि और मुझे क्या इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कैसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि मैं आपको और बेहतर प्रोवाइड कर पाऊं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर एंजॉय एंड योर क्लास। बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है दोस्तों। आप कृपया इस क्लास को करिए और करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको। आप क्वेश्चंस कहीं से भी लगाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया है और कैसे डिजाइन किया है इसको। क्वेश्चंस आप लगा के देखिएगा। आपके पास बहुत सारे बुक हो सकते हैं, जैसे कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्राउन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी किसी के पास घटना चक्र वाला ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तीनों बुक में से कहीं से अभी आप पुर्तगाली को लगा के देखिए, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। सारा का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो ठीक है, आज का हूं और फिर हम कल मिलेंगे एक वीडियो के साथ, और पार्ट वाइज आएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, ऐसे करके वीडियो आता जाएगा। आप